जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अपने एनसीईआरटी सीरीज को, जिसमें हम क्लास 12 का आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का वीडियो आपके पास स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको कवर कर लो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे प्रीलिम्स वाले, उसे बनाइए। आज लास्ट जो चैप्टर 1 के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से मैच कर सकते हो। फिर मैंने साथ ही साथ मेंस का भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और कुछ स्टूडेंट चेक करवाने आए थे। बाकी जिन लोगों ने चेक नहीं करवाया है, आप भी इवेलुएट करवाओ। जो स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं वो तो डायरेक्ट हमसे आकर इवेलुएट करवा सकते हैं, और बाकी जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो स्मार्ट आईएएस से यूट्यूब के थ्रू ऑनली कनेक्टेड हैं, आप अपने टीचर से जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं उनसे इवेलुएट करवाइए, ठीक है। सो दैट आपका ना मेंस का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता रहे, प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में चले। क्लास 11 की जहां तक एनसीईआरटी की बात है, तो ये प्लेलिस्ट आपके पास पहले से स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल में अवेलेबल है। टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ इसको। क्लास 12 एक तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे, क्लास 11 का रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए अब हम आज के चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर 2 में। तो क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में आज टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखो हमारा आज का एजेंडा क्या होगा ना, ये सारी चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स भी आपके पास कमेंट सेक्शन में रहेगा ही। हम आज के एजेंडा को अगर देखें कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को हमें पढ़ना कैसे है, वेट, ठंड से लगता है सिस्टम को भी ठंड लग गई है। चलिए, ठंड खत्म हुई इसकी। तो हम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमें सबसे पहले समझना है कि ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का मतलब क्या। अगर किसी हम लेमैन से बात करें, किसी बिगनर से बात करें कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कह रहे हैं, तो डज इट मीन कि ये पेंटिंग सिर्फ राजस्थान में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी, राजस्थान के अलावा बाकी रीजन्स में नहीं थी? तो उसको ऐसा लगेगा शायद। बट वन थिंग शुड बी क्लियर इन आवर माइंड, हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का मेन एक्चुअल मतलब होता है द स्कूल ऑफ पेंटिंग विच वर मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय द राजपूत रूलर्स। और ये जो राजपूत रूलर्स थे ना, इनका जो मेन सेंटर था जहां पर ये रूल कर रहे थे, वो राजस्थान हुआ करता था। पर राजस्थान के अलावा आसपास के सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट भी, जैसे सेंट्रल इंडिया में हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू वाला रीजन, वहां पर भी ये राजपूत रूलर्स थे और वहां पर भी इन्होंने पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया। या फिर जिन पेंटर्स ने शुरुआत की थी राजस्थान के किसी हिस्से से, किसी पार्ट से, वो राजस्थान से वहां से निकलकर मालवा प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में पहुंचे। कुछ वहां से निकलकर हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग निकल कर आएगा वहां से। सो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डज नॉट ओनली मीन इन राजस्थान। बस यहां पर ना राजस्थान के कुछ इंडिजीनियस फीचर्स हैं जिसको टाइम टू टाइम सेंट्रल इंडिया के, राजस्थान के, गुजरात के, इंडिया के रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया। फिर आगे जाके जब मुगल रूलर्स आएंगे वो भी पैट्रोनाइज करेंगे। स्पेशली एक राजा, एक मुगल राजा, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। यूपीएससी ने कंसेक्यूटिवली 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा है दैट द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, अपने टॉप पर किस मुगल राजा के टाइम में पहुंचा? आंसर बता सकते हो तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सेशन के ड्यूरेशन में एक जगह उसका जिक्र आएगा, वहां पर मैं भी बता दूंगा। तो हम पहले इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझने के बाद अब हम देखेंगे कि भाई इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, या फिर राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन से स्कूल्स बनते हैं, है ना। स्कूल्स कहने का मतलब कौन कौन से ग्रुप बनते हैं। देखो, म्यूजिक और डांस के फील्ड में ना जो ग्रुप्स बनते थे उनको घराना के नाम से क्लासिफाई किया जाता था। जैसे हम एक कथक डांस की बात करें, स्पेशली इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो डांस फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, जो क्लासिकल डांस फॉर्म थे जैसे कथक, तो कथक के ना कई घराना है। उन घराना के अपने उस्ताद हैं। जैसे लखनऊ के उस्ताद थे, लखनऊ के मेन डांसर्स थे, उन्होंने बनाया लखनऊ घराना, तो किन्होंने बनाया जयपुर घराना, तो किसी से निकलकर आया बनारस घराना। वहां पर हम घराना की बात करते हैं क्लासिकल डांस में या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। यहां पे एग्जैक्टली वैसा कोई घराना वर्ड तो नहीं मेंशन्ड है। हाँ, कहीं कहीं हमें ठिकाना मिलता है। ये वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सा वर्ड? ठिकाना। हालांकि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, बट यस, ठिकाना के नाम से भी पेंटर्स के ग्रुप को रेफर किया जाता है, जहां पर उनका सेटलमेंट होता था, जहां पर वो रहते थे लॉन्ग पीरियड के लिए या ब्रीफ पीरियड के लिए। ठिकाना वैसे भी होता है। ठिकाना का मतलब क्या? आज आप जहां पर कहीं रूम लेकर रह रहे हो वो परमानेंट नहीं है, तो वो आपका ठिकाना हो गया, जो कल को चेंज हो सकता है। इन पेंटर्स का भी ठिकाना इस तरह से टाइम टू टाइम चेंज होता भी था। जो राजा अभी पैट्रोनाइज कर रहा है वो नहीं रहा तो फिर ठिकाना तो बदलेगा। या जैसे मुगल्स के टाइम में भी कुछ मुगल रूलर ने पैट्रोनाइज किया आर्ट एंड कल्चर को, पर जब औरंगजेब राजा आएगा तो वो दिमाग से तो पैदल था थोड़ा। अब दिमाग से पैदल था, उसको आर्ट एंड कल्चर की वैल्यू नहीं पता थी। तो ये जितने भी हमारे पेंटर्स थे, डांसर्स थे, म्यूजिशियंस थे, सब माइग्रेट करने लगे मुगल टेरिटोरी से।
कोई पहाड़ों की तरफ चले गए, कोई बिहार बंगाल आ गया, कोई असम आ गया, कोई इंडिया के सदर्न डेक्कन पार्ट में चले गए, तो ठिकाना बदल गया। तो हम इनके डिफरेंट ठिकाना, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ फेमस पेंटिंग्स भी हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जैसे एक बड़ा फेमस पेंटिंग यूपीएससी को और स्टेट पीसीएस को बहुत प्यारा है, ये वाला पेंटिंग। इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। बनी ठनी, अगर तुमने नाम सुना होगा तो तुरंत रिकॉल होगा, नहीं सुने हो तो आज डिस्कस करेंगे। बनी ठनी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या आपने अपने हॉबी में लिखा है कि आपकी हॉबी, या आपने अपनी हॉबी बताई कि मुझे आर्ट एंड कल्चर का शौक है, पेंटिंग का शौक है, बनी ठनी के बारे में पूछते हैं। तो ऐसे कई फेमस पेंटिंग भी चैप्टर 2 में मेंशन्ड है, जो कहीं ना कहीं राजस्थानी राजपूत इन स्कूल से ही बिलोंग करते थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो अब हम आते हैं सबसे पहले राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को समझ लेते हैं कि व्हाट डज दिस राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। जैसा मैंने बताया कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नहीं, राजस्थान के साथ साथ जो मालवा प्लेट्यू वाला रीजन है, मालवा प्लेट्यू वाला रीजन है राजस्थान, मालवा प्लेट्यू वाला रीजन मतलब मध्य प्रदेश का जो पार्ट पड़ता था, उन सारे पार्ट्स में पेंटिंग के अपने एक कॉमन फीचर्स थे। इन कॉमन फीचर्स को लेकर पेंटिंग्स का ग्रोथ होता है, एंड दैट्स व्हाई टुगेदर दे आर नोन एज राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के रीजन में जो पेंटिंग का ग्रोथ हुआ हम उसको मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलेंगे, वैसा नहीं है। इसलिए एक अम्ब्रेला हो गया राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब उस अम्ब्रेला के अंदर मालवा स्कूल हो गया, मेवाड़ स्कूल हो गया, किशनगढ़ स्कूल हो गया, कोटा स्कूल हो गया, ऐसे करके अलग अलग से स्कूल बना दिए गए। तो हमारे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग हमें इन प्लेसेस पे दिखेंगे, जैसे मेवाड़, बुंडी, कोटा, जयपुर, और इन सब के फीचर्स भी हम देखेंगे कि भाई क्या इनके स्पेसिफिकेशंस थे, किस तरह से ये अपने आप में यूनिक थे। इसी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग से फिर एक और टर्म निकल कर आता है, उस टर्म का नाम क्या दिया गया? राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम दिया गया? राजपूत पेंटिंग, जिसको क्वाइन किया था 20th सेंचुरी में भारत के ही एक फेमस स्कॉलर ने, आनंद कुमार स्वामी। ऐसे ऐसे नेम ना आपको याद रखने हैं गाइस, अपने प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग एक अम्ब्रेला हो गया, उस अम्ब्रेला में स्पेसिफिक एक नाम जोड़ा गया, आनंद कुमार स्वामी जी ने जोड़ा, जो स्कॉलर थे जिनको कल्चर से, आर्ट से बड़ा लगाव था। क्या उन्होंने टर्म क्वाइन किया? राजपूत पेंटिंग्स। कब? 20th सेंचुरी में, 1916 में। 1916 का टाइम, एक तरफ इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होगा, उधर ये राजपूत पेंटिंग नाम का टर्म भी आया। सो इस राजपूत पेंटिंग से आनंद कुमार स्वामी साहब क्या बता रहे थे कि जो मालवा पहाड़ी स्कूल में पेंटिंग चल रही थी, या फिर बाकी राजस्थान के रीजन्स में पेंटिंग चल रही थी, दे वर मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय द राजपूत स्कूल्स, राजपूत रूलर्स, एंड दैट्स व्हाई हम राजस्थानी स्कूल को एक अलग नाम से, राजपूत स्कूल के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें इनके अपने इंडिजीनियस फीचर्स रहे, तब तक इंडिजीनियस फीचर्स रहे जब बाकी राजपूत रूलर्स मुगल्स के साथ एसिमिलेट नहीं कर रहे थे। क्योंकि आगे जाके तुम देखोगे एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, जोधाबाई या हरकाबाई, जो आमेर के राजा भारमल की डॉटर थी, और उनका मैरिज किसके साथ होता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ। तो जब अकबर के साथ मैरिज होगा तो आमेर, जो कि जयपुर के नाम से अभी आप जिसको जानते हो, दोनों के फीचर्स एक दूसरे से मिलते जाएंगे, तो फिर इंडिजीनियस नहीं रह पाएगा। पर शुरू में वो इंडिजीनियस कैरेक्टर रहा था इन राजपूत स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में। ओके, चलिए अब हम इनके डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि ये राजपूत स्कूल्स ऑफ पेंटिंग या राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग क्या क्या डाइवर्सिटी शो कर रहे थे। तो इनकी डाइवर्सिटी होती थी इनके एग्जीक्यूशन में। मतलब क्या कि जब पेंटर, आज हम पेंटिंग्स का एग्जांपल देखेंगे तो हम देखेंगे कहीं पर पेंटर ने बहुत ही फाइन ब्राइट कलर यूज किया है, कहीं देखेंगे कि कुछ ग्रुप ऑफ पेंटर्स ने डल कलर यूज किया है, कहीं देखेंगे कि जब पेंटर पेंटिंग बना रहा है तो उसने आईज पर, नोज पर, नेक पर, बॉडी के डिफरेंट फीचर्स पे काफी फाइन वर्क किया है पूरी तरह से, है ना, हर फीचर्स को शो करने का काम है। कहीं देखा गया है कि उन फीचर्स के अलावा नेचुरल एलिमेंट्स पे वर्क किया गया है। तो ये सारी डाइवर्सिटी दिखती थी, राइट। कलर्स के प्रेफरेंस पर, कंपोजिशनल एलिमेंट्स पर कि भाई आर्किटेक्चर कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, मोड्स ऑफ नरेशन पर भी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पेंटिंग्स ऐसी हैं, आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर एक आपको राजा दिखेगा और उसका हॉर्स है, लेकिन वो अपने आप में पूरी कहानी है, नैरेटिव पेंटिंग्स उसको बोलते थे। राजा और हॉर्स की कहानी ये है, यहां पर हम महाराणा प्रताप चेतक की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे रूलर की बात कर रहे हैं। चेतक अपने आप में एक महान हॉर्स थे, महाराणा प्रताप तो महान राजा है ही। वहां पे जिस राजा की हम बात कर रहे हैं और उनके हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक कहानी ये रेफर कर रहा है कि हॉर्स इतनी अच्छी ब्रीड का था, इतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ थी कि जब वो छलांग लगाता था तो वो आसमान तक पहुंच सकता था।
आसमान तक पहुंच सकता था। इसको मैंने क्यों बोला, क्यों पेंटर ने ऐसा दिखाया, क्योंकि जो पेंटिंग है ना उसमें सिर्फ हॉर्स और उस पर बैठा राजा दिख रहा है, आसपास कोई ट्रीज नहीं दिख रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है। दिस इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स एंड द राइडर। तो नैरेटिव फॉर्म भी होता था। भगवान कृष्ण माँ राधा के बीच की कहानी, जो उनके बीच रास लीला होती थी, उसको भी शोकेस किया गया है। इवन प्रभु श्री राम जब वनवास को गए थे और चित्रकूट में, देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं, जब चित्रकूट में थोड़े समय के लिए वो वहां पर रहे थे और उनके बाकी घर वाले उनसे आते हैं मिलने के लिए, भरत आते हैं, उनकी बाकी 3 माएँ आती हैं कि अब वापस चलो अयोध्या, जो कुछ भी हो गया उसको छोड़ो। वो सीन भी जब राम चित्रकूट में अपनी फैमिली से मिलते हैं, उसको भी इस राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया गया है। तो कई डाइवर्सिटी है, अलग अलग थीम्स को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया। हालांकि इन थीम्स के साथ साथ सेकुलर थीम्स भी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, चौघन प्लेयर्स को दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ लड़कियों को दिखाया गया है कि ये चौघन खेल रही है। बाय द वे, व्हाट इज चौघन? इस पिक्चर को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पे हॉर्सेस हैं, इनमें बाकी राइडर्स बैठे हैं और स्टिक लेकर एक बॉल को, ये रहा एक बॉल है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हॉर्स पोलो, इसको चौघन बुलाते हैं। एक रूलर हुआ है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, उसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। ऐसे ही चौघन खेलते हुए घोड़े से गिरा, सर पे चोट लग गई और डेथ हो गई थी उसकी। बट अब इस पेंटिंग से हमें ये मालूम पड़ा, दैट्स वाई देखो पेंटिंग जो होती है ना, ये आपके हिस्ट्री बताने का भी सोर्स है। ये मालूम पड़ा कि अच्छा, सिर्फ मेल नहीं, इवन फीमेल्स वर आल्सो प्लेइंग चौघन। कभी तो किसी पेंटर ने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एंड द मोस्ट फेमस बनी ठनी, ये वही पेंटिंग है, यही बनी ठनी पेंटिंग है जिसके बारे में मैं अभी तुमसे बात कर रहा था। द वेरी पॉपुलर बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर, जैसे आईज, नोज, लिप्स, नेक, इन सब पे एकदम फाइन वर्क किया गया है। इसकी पूरी डिटेल्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो पूरी डाइवर्सिटी है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। अब और हम उनके कॉमन फीचर्स पर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कृष्ण और मां राधा के बीच की रासलीला की कहानी है। डाइवर्सिटी, कॉमन थीम पर आते हैं। डाइवर्सिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, तो कॉमन थीम या कॉमन फीचर्स क्या है? कॉमन फीचर्स कि ये जो पेंटिंग्स होती थी ना, ये वसलीज पे की जाती थी। अब ये एक टर्म हो गया जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में। वसलीज का मतलब कोई वॉल नहीं है, वसलीज डज नॉट मीन वॉल, है ना, एकदम नहीं। सबसे पहले ये हमको अपने अंदर से ये कंफ्यूजन निकालना है। वसलीज का मतलब क्या हो गया? हैंडमेड पेपर्स हो गए, हैंडमेड पेपर के सीड्स हो गए। मतलब एक पेपर हमने लिया, ये देखो ऐसे, जैसे एक पेपर है, अब इस पेपर के ऊपर एक और पेपर फिक्स किया गया, ग्लू से चिपकाया गया और एक अच्छा सा थिक पेपर प्रिपेयर हो गया, और फिर इस थिक पेपर के ऊपर ना पेंटिंग बनाने का काम किया जाएगा, इसको सुखाया जाएगा। इवन गोल्ड भी यूज किया जाता था। मतलब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज करते थे ऐसे पेपर्स का लेयर बनाकर, या आप बोल सकते हो कि कैनवास बनाकर पेंटिंग करने के लिए। इसी को वसलीज बुलाते थे। क्या बुला रहे हैं? वसलीज। याद रखिएगा ये टर्म, वसलीज। बाकी कलर्स के लिए यूजुअली मिनरल्स को यूज किया जाता था। मिनरल्स के अलावा जो फ्लावर पेटल्स हैं, अगर उनसे भी कलर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी करेंगे। एंड यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज आल्सो कॉमन। ऑल दिस थिंग्स आर शोकेसिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, कि राजा इतना अमीर होता था या किंगडम ऐसा होता था कि गोल्ड सिल्वर का वर्क करने में भी दिक्कत नहीं होती थी, राइट। ब्रशेस यूज बनाने के लिए क्या यूज करते थे? कैमल एंड स्क्वायरल के हेयर। मतलब कैमल, ऊंट, राजस्थानी स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहां पर कैमल एक पॉपुलर एनिमल होगा, साथ ही साथ स्क्वायरल, गिलहरियां, ये तो मिलेंगे ही। तो इनके हेयर से ही ब्रशेस बनाए जाते थे। एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पेंटिंग हो रही है ना, ये पेंटिंग टीम वर्क का काम होता था। टीम वर्क में सबसे पहले बात होती थी उस्ताद की। उस्ताद की मतलब जो मेन टीचर हैं, जो मेन पेंटर हैं, ये क्या करते थे? पेंटिंग की शुरुआत करते थे, बिगनिंग इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने अपने बाकी जो इनके स्टूडेंट्स हैं, जो इनके डिसाइपल्स हैं, उनको बोला कि चलो अब तुम पेंटिंग कंप्लीट करो। और पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से उस्ताद या उनके टीचर फिर से देखते थे, कहीं कहीं पर कुछ फाइनल कंप्लीशन के लिए फाइनल टच देना है, वो दे दिया उस्ताद ने, अब पेंटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्क्राइब से बोला जाता था कि भाई आपको कुछ लिखना है क्या पेंटिंग के ऊपर? स्क्राइब से बोलते थे कि हाँ चलो हम ब्रज भाषा यूज करके, संस्कृत यूज करके या बाकी लैंग्वेज यूज करके कुछ लिख देते हैं। तो कुछ स्क्राइब से लिखने का भी काम होता था पेंटिंग पर। मतलब उस्ताद, मेन पेंटर, पहले अपने डिसाइपल्स के हेल्प से पेंटिंग बनाएंगे, तो एक टीम वर्क है। इस टीम में एक दूसरा ग्रुप भी आ रहा है, स्क्राइब्स का, जो लिखने का काम कर रहा है, पेंटिंग का नहीं। सो वी कैन से द पेंटिंग वाज अ कंप्लीट टीम वर्क। और कंप्लीट टीम वर्क होता था, इसलिए इतनी सारी वेराइटीज के साथ इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनती थी, जो आज भी चर्चा का विषय है।
थीम की हम बात करते हैं तो देखो थीम जो है ना, हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक थीम हो जाएगा रिलीजियस थीम, या हम इसको बोल सकते हैं भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड थीम, क्योंकि भक्ति मूवमेंट इधर काफी स्प्रेड होगा। भगवान कृष्ण और राधा की जो भक्ति है, भगवान कृष्ण और राधा की जो रास लीला है, या भगवान कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उन्होंने इंडिया के हर पार्ट को इंस्पायर किया है। श्रीमंत शंकर देव यहाँ आसाम में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, मीराबाई मीरा माँ कहाँ पर, राजस्थान में। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा, इनसे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है ना, इवन भगवान राम से रिलेटेड, वो भक्ति मूवमेंट में भी या हिंदुइज्म से रिलेटेड एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने का काम करते थे ये पेंटर्स। सो एक थीम तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा थीम हो गया सेक्युलर थीम। यहाँ पे सेक्युलर थीम कहने का मतलब कि जो पेंटिंग्स होती थी वो किंग्स से रिलेटेड होती थी, जो पेंटिंग्स होती थी किसी फेस्टिवल से रिलेटेड होती थी, जो पेंटिंग्स होती थी किसी फेमस बैटल से रिलेटेड होती थी। तो सेक्युलर एज वेल एज रिलीजियस या भक्ति थीम दोनों हमको इन थीम्स में दिखेगा। और जो जो भी फेमस पेंटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस भी करते जाएंगे। जैसे गीत गोविंद पेंटिंग भी याद करो, चैप्टर 1 में भी मैंने गीत गोविंद की बात की है, जिसको लिखा था किसने, नन अदर देन बट जयदेव ने। लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद लिखा था और यहां पर भी गीत गोविंद में पेंटिंग की गई है। तो गीत गोविंद के ऊपर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पेंटिंग की गई है। आप इंडिया के जो भी स्कूल्स देखोगे ना, इंडिया के वेस्ट में ईस्ट में आपको गीत गोविंद पर पेंटिंग्स दिखेंगी। दूसरा एक हम पेंटिंग की बात करते हैं, ये सारे टर्म्स याद रखिएगा, ये सारे टर्म्स ना आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रस मंजरी पेंटिंग्स, रस मंजरी पेंटिंग जो है एक्चुअली में ये एक पोइट्री है, रस मंजरी, फिर इस पोइट्री को पेंटिंग बना दिया गया, इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई दी गई। तो ये रस मंजरी पोइट्री लिखा था संस्कृत में किसने, भानु दत्ता साहब ने। और ये भानु दत्ता साहब एक मैथिली ब्राह्मण है, मतलब कहां से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से। तो बिहार में भानु दत्ता साहब ने रस मंजरी नाम का अपना कंपोजिशन लिखा, जिसको बाद में राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटर्स या बंगाल स्कूल ऑफ पेंटर्स ने पेंट करने का काम किया। इस रस मंजरी में देखो है क्या, रस मंजरी, रस मंजरी नायक, नायक मतलब हीरो, एंड नायिका मतलब हीरोइंस, उनको ना उनके एज, उनके फीचर्स, उनके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उनके अपीयरेंस, इन सब के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है कि ये नायक अभी जैसे बाल अवस्था में है, तरुण अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है, मतलब अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, बॉडी के फीचर्स के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग नायक, हीरो एंड हीरोइंस को क्लासिफाई करना, ये रस मंजरी में पूरे डिटेल्स में दिया गया है। और फिर इन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर पेंटिंग्स की गई। दूसरे वर्क की हम बात करें तो दूसरा वर्क हमारा क्या हो गया, रसिक प्रिय। रसिक प्रिय, रसिक प्रिय ये ना भगवान कृष्ण और मां राधा से रिलेटेड है, जिसका कंपोजिशन ब्रज भाषा में किया गया था, केशव दास जी ने किया। अब अगेन ये सारी चीजें ना एक्चुअली में कौन सी वर्क है, सब लिटरेचर से रिलेटेड वर्क है, लिटरेचर से रिलेटेड वर्क, जैसे गीत गोविंद, रस मंजरी, रसिक प्रिय। लेकिन इसी लिटरेचर को बाद में हमारे पेंटर्स ने इंडिया में क्या किया, नैरेटिव आर्ट के फॉर्म में या इंडिविजुअल आर्ट्स के फॉर्म में पेंटिंग करने का काम किया। तो रसिक प्रिय अगेन वही भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण से रिलेटेड बाकी इवेंट्स उनको दिखाएगा। बिहारी सतसाई, बिहारी सतसाई को लिखने का काम किया बिहारी लाल जी ने। सतसाई है, सतसाई का मतलब देखो क्या होता है, 700 वर्सेस, मतलब यहाँ पे 700 श्लोक या 700 वर्सेस लिखे गए हैं और इन 700 वर्सेस को फिर पेंटिंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सारे के सारे 700 नहीं हो, पर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते थे, उनको पेंटिंग में कन्वर्ट करना। ये बिहारी सतसाई पेंटिंग हो गया। रागमाला पेंटिंग हो गया। रागमाला पेंटिंग जहां पे 6 मेन राग के बारे में बताया गया। राग इंडियन म्यूजिक का सबसे एंशिएंट सोर्स हो गया क्या, सामवेद। अब सामवेद में म्यूजिक के बारे में, राग के बारे में मेंशन है, उस राग के बारे में और डिटेल में मेंशन किया गया रागमाला वाले टेक्स्ट में, और फिर पेंटिंग बना दी गई रागमाला पेंटिंग, जहां पे जैसे राग के लिए भैरव, राग मलकोस, हिंडोल, राग दीपक, राग मेघा, राग श्री, ये सारे राग के बारे में मेंशन है और उन पे बेस्ट पेंटिंग्स है। सो दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, कि यहाँ पर ना सिर्फ रिलीजियस या भक्ति फीचर्स दिखाए गए, बल्कि यहाँ पे सेक्युलर फीचर, जैसे ये रागमाला पेंटिंग, ये भी सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स का है। यहाँ म्यूजिक के बारे में बताया जा रहा है, हर फीचर्स के बारे में, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? ये सारी चीज याद रखिएगा, मेंस का क्वेश्चन में दिया हूं प्रैक्टिस के लिए, लिखने के काम आएगा। चलिए अब हम आते हैं एक एक करके सारे ग्रुप्स को पढ़ते हैं, जैसे मालवा पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, बूंदी पढ़ेंगे, ये सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आते हैं मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग पर। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, और सामने आपके पास है मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग का एग्जांपल। आप यहां पे देख सकते हैं 2 मेन कैरेक्टर्स वो बैठे हुए हैं,
बाकी आसपास का जो आर्किटेक्चर है उसका भी फीचर दिखाया गया है। और ऊपर स्क्राइब्स का यूज, स्क्रिप्ट का यूज कर कहीं पर यहां पर जैसे पॉपुलरली इट सीम्स कि संस्कृत यूज किया गया है। संस्कृत के अलावा ब्रज भाषा भी यूज की जाती थी, ब्रज भाषा के अलावा बाकी अदर लैंग्वेजेस यूज करके स्क्राइब्स भी कंप्लीट करने का काम करते थे। तो हम जिस मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग 17th एंड 18th सेंचुरी में हिंदू राजपूत रूलर्स के कोर्ट में ग्रो करने का काम करता है। इसके फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल सिंपलिस्टिक लैंग्वेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ अगर आप इस पेंटिंग को देखो तो ये एक 3D फॉर्म में तो आपको दिख नहीं रहा है, 2 डायमेंशनल ही दिख रहा है ना। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, सिंपल है, बहुत ज्यादा पेंट जो कैरेक्टर्स है उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स पे वर्क नहीं किया गया है। ये 2 फीचर्स आप अगर मान लीजिए ये एक मेन कैरेक्टर हो गए और ये नायक हो गए, ये नायिका हो गई, तो इनके बीच के किसी कन्वर्सेशन को शोकेस करने का काम। सो मालवा स्कूल में 2 डायमेंशनल सिंपलिस्टिक फीचर्स यूज किया गया। अब इस मालवा स्कूल में जैन थीम से साथ साथ चौर पंचशिखा मैन्युस्क्रिप्ट को भी रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। चौर पंचशिखा, ये जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हो ना, ये वही चौर पंचशिखा मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है, चौर पंचशिखा। तो याद रखिएगा, चौर पंचशिखा मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन पेंटेड इन मालवा स्कूल बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल सिंपलिस्टिक लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पर आते हैं हम मालवा स्कूल के। तो बाकी राजपूत स्कूल्स के फीचर्स के कंपैरिजन में जो मालवा स्कूल है ना, वो ज्यादा वाइड टेरिटोरी को रेफर कर रहा है। क्यों ज्यादा वाइड टेरिटोरी को रेफर कर रहा है? क्योंकि मालवा कहने का मतलब हो गया, अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो कौन से ग्रुप में कैटेगराइज हो जाएगा? मालवा ग्रुप में। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो राजस्थानी हैं, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के एग्जांपल हैं, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के एग्जांपल हैं, वो कन्फाइंड रहेंगे। जैसे कोटा मतलब कोटा की फिक्स टेरिटोरी, बूंदी मतलब बूंदी की फिक्स टेरिटोरी, मेवाड़ मतलब मेवाड़ की फिक्स टेरिटोरी। पर यहां पे मालवा कहने का मतलब बहुत बड़ा टेरिटोरी, ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो ज्यादा स्प्रेडेड है, ज्यादा वाइड है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी दिखेंगे मालवा स्कूल्स में। चलिए, अभी इतने फीचर्स हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, याद रखने अपने एग्जामिनेशंस के लिए। दूसरे पर अब आते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पे। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ कहां पर? ये मेवाड़ प्लेस है, राजस्थान। और बिल्कुल पता है, ये वही प्लेस है जहां से महाराणा प्रताप जैसे, महाराणा प्रताप है ना, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट रूलर इंडिया हैड। महाराणा प्रताप जैसे रूलर्स हुए, राणा रतन सिंह जैसे, राणा कुंभा जैसे, राणा सांगा जैसे रूलर्स हुए, ये वही मेवाड़ है, राजस्थान का हिस्सा। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अभी इधर फीचर्स डिस्कस करने से पहले इन पेंटिंग को देखो। ऊपर ये जो टॉप पर जो पेंटिंग है, अपर पार्ट पे, यहाँ पे आपको लॉर्ड कृष्ण दिख रहे हैं और फिर लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड बाकी सीन्स और बाकी इवेंट्स हैं। और दूसरा जो पेंटिंग है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक बैटल सीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहां पे ऐसे हॉर्सेस हैं, सोल्जर्स हैं, 2 ग्रुप एक दूसरे के सामने हैं। तो क्या चीज हमें दिख रहा है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में रिलीजियस थीम भी है और सेकुलर थीम भी है। यही चीज समझना था। आ जाइए, वही चीज यहां पर लिखा है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट अर्ली सेंटर है, वन ऑफ द मोस्ट अर्ली सेंटर है ना। यहाँ पे सबसे अर्ली, सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ, वो सब डिबेट का कोई वैल्यू नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट अर्ली सेंटर है। शुरू में जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो अपने रिलीजियस थीम के साथ काफी पॉपुलर रही, पर धीरे धीरे जब मुगल्स या फिर बाकी बैटल्स की वजह से मेवाड़ का डिक्लाइन होने लग गया। क्योंकि मेवाड़ के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने मुगल से हमेशा लड़ाई एक्सेप्ट की थी, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी उन्होंने बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो काम करेंगे जयपुर स्कूल वाले, राइट। एंड दैट्स व्हाई आप एक कॉमन चीज है, अगर आप जयपुर जाओगे या जोधपुर जाओगे तो देयर यू कैन फाइंड मोर एग्जांपल्स ऑफ मुगल फीचर्स या पर्शियन फीचर्स एज कंपेयर टू दिस रीजन ऑफ मेवाड़। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिस्ट जो है हमारे, उन्होंने ब्राइट कलर्स को यूज किया, स्पेशली रेड एंड येलो, इसको काफी ज्यादा यूज किया हमारे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटर्स ने। तो ब्राइट कलर भी यूज हो रहा है, कहीं हम देखेंगे डल कलर भी यूज हो रहा है। ओके, देन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ रहा था तो जो सेकुलर फीचर्स हैं या कोर्टली सीन्स हैं या बैटल्स के सीन्स हैं वो ज्यादा दिखने लग गए। मतलब रिलीजियस से लेके सेकुलर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बैटल सीन्स, कोर्ट सीन्स की तरफ शिफ्ट 18th सेंचुरी में। कहने का मतलब कि जब मुगल्स धीरे धीरे टेरिटोरी को कैप्चर कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं हम बूंदी स्कूल पर। बूंदी, अगर राजस्थान कभी गए होंगे तो बूंदी का आइडिया होगा, कोटा के पास ही पड़ता है बूंदी। मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था यहाँ से, अभी भी कोटा के पास है ना, कोटा राजस्थान के पास बूंदी। तो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, अब इसके एग्जांपल देखिए। जो अभी हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग देखा और जो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग देख रहे हैं, दोनों है राजस्थानी स्कूल का ही पार्ट, बट डिफरेंस देखो, यहाँ पे उतने ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं है। यहाँ पे ब्राइट कलर्स उतने ही प्रोपोर्शन में यूज किए हैं जितना नीडेड है।
और यहाँ पे ना आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, यहां देखिए यहाँ आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, पर इस बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है। ये सारे बिल्डिंग्स के सारे जो पार्ट दिखाए गए। एंड यू नो विच पेंटिंग इज दिस? इट इज राग दीपक पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है राग दीपक पेंटिंग। चलिए बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक फीचर है इसका अनब्लेमिश्ड कलर सेंस। अनब्लेमिश्ड कलर सेंस मतलब कलर को काफी अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से डलनेस ब्राइटनेस दोनों को प्रॉपर्ली यूज करके, कि कहां पे ब्राइट यूज होना चाहिए तो यहां पे रेड यूज किया गया, लेकिन हर जगह रेड रेड नहीं भर दिया गया। जहां पे डल कलर होना चाहिए, यहां पे जैसे डल है, यहां डल है तो डलनेस भी यूज किया जाएगा। ये बूंदी स्कूल का अपना फीचर हो गया। दूसरा क्या, बूंदी स्कूल ने डेक्कनी एस्थेटिक्स भी यूज किया। डेक्कनी एस्थेटिक्स का मतलब कि लव फॉर ब्राइट एंड विविड कलर्स, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर पे फोकस करना, आर्किटेक्चरल फोकस है ना, ये चीज भी बूंदी स्कूल में यूज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द मेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, मतलब नायक एंड नायिका, बाकी फ्लोरा एंड फौना जैसे एलिमेंट्स भी थे, या फिर इवन देखो यहां पर स्काई को दिखाया जा रहा है तो स्काई में ये स्टार्स भी बने हुए हैं, इन सारे चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था। यहां पर भी अगर हम इस पेंटिंग में देखें तो इस पेंटिंग में हमें बाकी एलिमेंट्स भी, जैसे यहां पर ये दीपक जल रहे हैं, नाइट का सीन है, ये सब चीजों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बड़ी अच्छी पेंटिंग का एग्जाम्पल है बूंदी ग्रुप का, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। बूंदी ग्रुप का ये देखिए 12 मासा पेंटिंग, ये भी बूंदी ग्रुप का ही है। यहां पर आपको नेचुरल फीचर्स काफी दिखेंगे। 12 मासा पेंटिंग, 12 मास होते हैं ना, 12 मंथ होते हैं, तो उस 12 मंथ के में ही किस तरह से ह्यूमन इमोशंस चेंजेस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस का किस तरह से ग्रोथ होता है या वेरिएशंस होते हैं, ये सारी चीज इस 12 मास पेंटिंग में भी दिखाया गया है। या फिर उन 12 मास के ड्यूरेशन में इंसान के लाइफ में क्या क्या होता है, कभी प्यार का समय रहा, लोग पास में रहे, कभी विरह होगी, कभी जंग होगी, ये सब चीजें दिखाया गया है कि क्या क्या इमोशन से लोग गुजरते थे। तो ये 12 मासा पेंटिंग अपने आप में एक पूरा नैरेटिव आर्ट है। ये भी बूंदी स्कूल का ही पार्ट है, 12 मासा पेंटिंग भी, और जो इससे पहले हमने देखा था राग दीपक पेंटिंग, दोनों रिवाइज करते जाइएगा टाइम टू टाइम, ताकि ये पेंटिंग किस रीजन से रिलेटेड है, उनके क्या फीचर्स हैं आपके दिमाग में रहे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद राम जी का नाम लेने से याद हो जाएगा, नहीं, वहां बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी भी बार बार रिवाइज करते थे, अपने हर धनुर्विद्या में सर्वोत्तम थे, तो धनुर्विद्या की हमेशा प्रैक्टिस करते थे, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। घमंड नहीं था कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, बार बार रिवीजन जब वो करते थे तो तुम्हें तो करना ही चाहिए। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग पर आते हैं, बूंदी के पास ही कोटा, एंड दैट इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस कोटा। तो बूंदी एंड कोटा ना पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे, बट 1625 में, मतलब 17th सेंचुरी में, जहांगीर ने डिवाइड कर दिया बूंदी एम्पायर को। जहांगीर प्रिंस सलीम, एंड ही वॉज द पर्सन जिसके टाइम में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, मुगल पेंटिंग अपने टॉप पर, अपने जेनिथ पर जहांगीर के टाइम में ही पहुंचती है। ठीक है, चलिए। सो इस तरह से बूंदी और कोटा एम्पायर अलग हुए थे। एक ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हम याद रखेंगे कि पहले बूंदी एंड कोटा एक पार्ट होते थे। नाउ हम कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो जरा उस पेंटिंग को देखो जो सामने आपके पास है। यहाँ पर आपको टाइगर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक हंटिंग वाला सीन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाकी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में एस्थेटिक वर्क्स, नायक नायिका के वर्क से ज्यादा हंटिंग सीन्स को, एनिमल्स को चेज करने को, इन सीन्स को ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया। मतलब यहां पर कहने की कोशिश ये हो रही थी कि लोग सिर्फ अपने घरों में बैठकर सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं कर रहे हैं, वो शिकार करने भी जाते थे। और कोटा के आसपास जंगल भी हैं, तो बिल्कुल शिकार करने लोग जाते होंगे। उस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया हमारे कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग ने। ठीक है, हर थीम को टच करना है, लाइफ के हर एस्पेक्ट को बताना है। तो ये तो हमारा हो गया कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देन आते हैं हम फिर अब बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगेन राजस्थान का ही एक पार्ट, बीकानेरी भुजिया खा खा कर सबको बीकानेर का आइडिया लग गया होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण किस तरह से चरवाहा के रूप में जाते थे, एनिमल हर्डर्स के रूप में, वो सीन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में ना काफी ज्यादा मुगल एलिगेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुगल्स के साथ इनके रिलेशन ज्यादा क्लोज थे, दैट्स व्हाई। हाँ, एक यूनिक चीज दिखी हमें बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जिसको बाकी जगह भी फिर इमिटेट किया जाएगा या यूज किया जाएगा, स्टूडियो का फॉर्मेशन। इन स्टूडियो को बोला जाता था मंडी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली जब हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी का मतलब हमें समझ में आता है क्या, मार्केट, है ना, सब्जी मंडी, सब्जी का मार्केट, वेजिटेबल मार्केट। पर यहाँ पे मंडी का मतलब सिर्फ मार्केट नहीं है। हियर मंडी मीन्स स्टूडियोज।
स्टूडियोज मतलब जहां पे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बैठते थे, काम करते थे, या उस्ताद अपने डिसाइपल्स को पेंटिंग के बारे में सिखाते थे। तो जब राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात हो रही है, देन एट दिस टाइम मंडी मीन्स स्टूडियो, वो द स्टूडियो वेयर ग्रुप ऑफ पेंटर्स दे यूज्ड टू गैदर, एंड ये ग्रुप ऑफ पेंटर्स बैठकर पेंटिंग करने का काम करते थे, या उस्ताद अपने डिसाइपल्स को सिखाने का काम करते थे। क्या कहलाएगा? मंडी। याद रखिएगा ये टर्म। चलिए नाउ, अब ये जो स्टूडियोज थे यहाँ पर पेंटिंग बनाने के साथ साथ पेंटिंग के बारे में सिखाने के साथ साथ मरम्मत का वर्क या कॉपी करने का, मतलब एक पेंटिंग बन गई उसकी दूसरी कॉपी बनाई जाएगी, कोई फेमस पेंटिंग की कॉपी। ये कहां से आ गया? नेचुरल एलिमेंट। चलो, तो ये काम भी इन मंडी में होता था, इन स्टूडियो में करने का काम किया जाता था। द कस्टम ऑफ हैविंग पोर्ट्रेट्स ऑफ आर्टिस्ट इज ऑल्सो यूनिक टू बीकानेर स्कूल। बीकानेर स्कूल की एक और यूनिकनेस क्या है कि इस बीकानेर स्कूल में ना आर्टिस्ट के भी पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। मतलब जो हमारे आर्टिस्ट होते थे, जो हमारे उस्ताद हैं, उनकी भी पोर्ट्रेट बनाई जाती थी। दैट इज ए यूनिक फीचर। ये पॉइंट भी याद रखिए आप, ये भी एक यूनिक फीचर है। यूजुअली जो पेंटिंग बनाई जा रही है वो रिलीजियस थीम पर है, या भक्ति मूवमेंट के थीम पर है, या राजा को डेडिकेटेड है। पर बीकानेर स्कूल में एक और यूनिक बात क्या थी कि यहाँ पे उस्ताद का या सीनियर पेंटर का भी पोर्ट्रेट बनाया जाता था। यूनिक चीज। नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग ना राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे स्टाइलाइज्ड, जिसमें सबसे ज्यादा स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हैं, वो वाला ग्रुप है सबसे ज्यादा। एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे एक सीन देख सकते हैं जहां पे काफी फीचर्स हैं। यहाँ पे जो मेन अब राधा और लॉर्ड कृष्ण हैं, उनके अलावा बाकी भी जो गोपियां हैं, फिर बाकी भी जो मेंबर्स हैं, उनको भी उतने ही अच्छे से बनाया गया है जैसा मेन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। फेशियल टाइप्स पे या फेशियल पार्ट पे भी काफी फोकस किया जाता है किशनगढ़ी स्कूल में। सबसे स्टाइलिस्टिक है, जैसे आईब्रोज को बढ़िया बनाना, लोटस पेटल शेप्ड आईज बनाना कि आईज लोटस पेटल्स की तरह हो, है ना, कमल के पंखुड़ियों की तरह हो, है ना, उसमें पिंक एक थोड़ा सा टिंज देना, पिंक कलर देना, स्पेशली फीमेल्स के आईज के लिए। ये सारे स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हमारे किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में यूज किए जा रहे हैं। इस किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को मेनली पैट्रोनाइज करने का काम किशन सिंह, जो कि जोधपुर के राजा के बेटे थे, उन्होंने किया। किशन सिंह, one of the son of the king of Jodhpur, founded the estate of Kishangarh in 1609 and he patronized, साथ ही साथ पैट्रोनाइज भी किया हमारे किशनगढ़ स्कूल को। चलिए नेक्स्ट फीचर पर अब हम चलते हैं, बाकी पेंटिंग्स के डिटेल देखेंगे। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जयपुर जो है, जयपुर को बनाने का काम किया है सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह, इन्होंने क्या किया? ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल सिटी जयपुर। एक्चुअली में अभी प्रेजेंट डे इंडिया में जाओगे, प्रेजेंट डे इंडिया जयपुर राजस्थान की बात करोगे, तो अभी जयपुर में ही आपको आमेर फोर्ट है ना, आमेर फोर्ट अभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। पर पहले ना ये एक्चुअली में आमेर वाज द कैपिटल। हमारे सवाई जय सिंह ने आमेर से कैपिटल शिफ्ट करके जयपुर कर दिया। तो पहले वो फोर्ट वाला रीजन इनका कैपिटल होता था, अब थोड़ा वहां से दूर आकर उसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही डिस्टेंस पर इन्होंने जयपुर को कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिए सवाई जय सिंह से रिलेटेड। एंड सवाई जय सिंह का टाइम पीरियड भी देखिए, 17th सेंचुरी एंड हो रहा है, 18th सेंचुरी मिड तक है। इस टाइम में ना मुगल्स के साथ जयपुर के रूलर्स के रिलेशंस भी अच्छे थे, एंड दैट्स व्हाई ही ब्रॉट मेनी पेंटर्स फ्रॉम द मुगल दरबार। कई मुगल पेंटर्स को ये अपने यहाँ लेकर आते हैं और जयपुर पेंटिंग्स को फिर पैट्रोनाइज करने का काम करते हैं। इट मीन्स जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमें ना मुगल फीचर्स या पर्शियन फीचर्स भी काफी दिखेंगे। हालांकि जब पेंटिंग की गई तो वहां पर पेंटिंग करने के टाइम में गीत गोविंद, रसिक प्रिय, 12 मास, रागमाला, इन फीचर्स पे भी पेंटिंग बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम दिस फेमस लिटरेचर, फेमस वर्क, राजा और रानी से रिलेटेड या राजा के बैटल से रिलेटेड या राजा के आप कह सकते हो जब वो सिंहासन अपने बेटे को सौंपता था, इन सारी सीन्स को भी रिप्रेजेंट किया गया। मतलब कोर्ट सीन्स भी रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस एलिमेंट भी, दोनों चीज को जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ अब हम कुछ फेमस पेंटिंग्स पर आते हैं। एनसीईआरटी के क्लास 12 में कुछ फेमस पेंटिंग्स मेंशन्ड है। फेमस पेंटिंग्स, इस फेमस पेंटिंग्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मारू रागिनी पेंटिंग। यह है मारू रागिनी पेंटिंग, इसको अच्छे से देखो। यहां पेंटिंग पर ध्यान दो, ऊपर लिटरेचर भी है, स्क्राइब्स का भी वर्क है। तो मारू रागिनी पेंटिंग में आपको यहाँ एक कैमल दिख रहा है और यहाँ पर एक पर्सन, मेन नायक एंड नायिका है, मेन दो कैरेक्टर हैं। एक्चुअली ये एक कहानी है कि एक राजा और एक रानी के बीच प्रेम प्रसंग होता है, पर बाकी उसके लोग, जो भी राजा की फैमिली थी या रानी की फैमिली थी, वो खुश नहीं थे। और ऐसी कई कहानियां तो थी ना, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच के प्रेम प्रसंग। तो राजा क्या करते हैं, अपनी रानी के साथ इस ऊंट पर बैठकर फिर यहां से निकल जाते हैं। देयर आर फ्यू सोल्जर्स हु आर ट्राइंग टू कैप्चर देम, बट ये फ्री हो जाते हैं।
यही मारू रागनी पेंटिंग है। यहां पे दो मेन कैरेक्टर हैं, ढोला द प्रिंस एंड प्रिंसेस मारू। मतलब वो जो राजा हैं, जो प्रिंस है उनका नाम ढोला है, और जो प्रिंसेस है, जो नायिका है, उनका नाम मारू है। याद रहेगी ये कहानी, मारू रागनी पेंटिंग की कहानी। याद रखना ये सारे थीम किस थीम पर बनाए, किस कैरेक्टरिस्टिक पर, ये सब तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के आंसर्स में वैल्यू एडिशन के लिए। दूसरा पेंटिंग, राजा अनिरुद्ध सिंह हार पेंटिंग। ये वही पेंटिंग है जिसके बारे में मैं शुरू में मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे राजा है और राजा का हॉर्स है, और आसपास देखो कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ बनाया नहीं गया, एक्चुअली ये नैरेटिव आर्ट है। सारे नैरेटिव आर्ट भी थे, नैरेटिव आर्ट हमने मारू रागनी में भी देखा। ये नैरेटिव आर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है कि राजा का घोड़ा और राजा जो राइडर है वो इतने बढ़िया हैं कि उन्होंने जब घोड़े पर बैठकर छलांग लगाई तो इतना ऊंचा उठ गया कि आसमान ही आसमान है, इसलिए पीछे कुछ नहीं, ब्लैंक दिख रहा है, कोई बिल्डिंग कोई ट्री नहीं दिख रहा। एक नैरेटिव आर्ट। तो यहाँ पे इस पेंटिंग को बनाने का काम किया है तुलसी राम जी, जो कि पेंटर थे, एंड प्रिंस कंवर अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, ये इस पेंटर के मेन आपको कैरेक्टर्स हो गए, मेन नायक हो गए। पेंटर का नाम भी कई बार मेंशन होता था। इंडियन पेंटिंग में ये एक अच्छी बात क्या है कि जिस थीम पर पेंटिंग बनाई जा रही है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ पेंटर का नाम भी स्क्राइब्स लिख देते थे, जिससे कि बाद में भी मालूम पड़ता था। कभी फ्रंट पे लिखा जाता था, कभी मार्जिन पे लिखा जा रहा है पेंटर का नाम, कभी बैक साइड में लिखा जा रहा है कि पेंटर का भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से उसने पेंटिंग बनाई है, ये भी पूरी तरह से क्लियर रहे। चलिए दूसरा हम पेंटिंग देखते हैं। नेक्स्ट है बनी थनी पेंटिंग, द मोस्ट पॉपुलर बनी थनी पेंटिंग, जो कि बनी थनी नाम के एक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली ये बनी थनी ना एक रेफरेंस है, एक टाइटल दिया गया, जो बन ठन के रहता है, हमेशा अच्छे से रहे। और यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को बताया गया है, हम इनके बारे में भी बात करेंगे, कि एक ना यंग सिंगर थी, ठीक है, यंग सिंगर, और इन यंग सिंगर को इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, इनकी खूबसूरती के लिए नाम क्या दिया गया, बनी ठनी। और ये बनी ठनी जो यंग सिंगर थी, नाउ शी बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द पेंटर, जब वो राधा रानी का फिगर बना रहे। मतलब हुआ कैसा कि जो पेंटर हैं वो पेंटर देख रहे हैं एक कैरेक्टर को जो कि यंग सिंगर है, एंड नाउ शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, हमेशा पूरी तरह से रेडी रहती थी, इसलिए उनको लोगों ने एक पॉपुलर नाम दे दिया बनी ठनी, कि हम हमेशा बन ठन के रहती हैं। अब बन ठन के हमेशा रहती हैं, सुंदर हैं। अब पेंटर के दिमाग में, पेंटर गया क्या करने, राधा रानी की पिक्चर बनाने, भगवान कृष्ण की पिक्चर बनाने, तो उसने बनी ठनी को ही इंस्पिरेशन बनाकर राधा रानी की पेंटिंग बनाई। दैट इज द यूज। बाकी यहां पर एक राजा का भी मेंशन है, राजा साथ साथ वो पोएट भी थे जिनका नाम है सावंत सिंह। ये जो सावंत सिंह थे, इन्होंने ही बनी ठनी के ऊपर काफी कविताएं लिखी थी। कहा जाता है कि राजा को इस सिंगर से प्रेम भी था, पर उनके लोग पसंद नहीं करते थे, एंड दैट्स व्हाई राजा ने बाद में छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, और फिर वो मथुरा वृंदावन चले जाते हैं। तो खैर वो तो राजा की अपनी कहानी है। हम यहाँ पे राजा सावंत सिंह को याद रखेंगे, जिन्होंने बनी ठनी के ऊपर काफी कविताएं लिखी, और फिर उसके बाद हम याद रखेंगे हमारे मेन पेंटर को, कहाँ गए, निहाल चंद, जिन्होंने इस पेंटिंग को लिखने का काम किया। कौन सी स्कूल से रिलेटेड है हमारी बनी ठनी पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल से रिलेटेड है। क्लियर है बनी ठनी पेंटिंग, ओके। नाउ दीज आर सम अदर एग्जांपल्स। चौघन के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं, और एक दूसरा एग्जांपल चित्रकूट का है, जहां पर जब राम वनवास को निकलते हैं तो उनके फैमिली के बाकी लोग आकर मिलते हैं, उनसे अपील, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर वापस चलिए, वनवास जाने का जो अपना डिसीजन है, जो फैसला है, उसको छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ चौघन है, इस पेंटिंग से हमें यह मालूम कर रहा है कि मेल्स के साथ साथ फीमेल्स वर ऑल्सो प्लेइंग चौघन। ठीक है, अब ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लास 12 के चैप्टर 2 में राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड इतना कंटेंट था जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इस पर बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। चलिए, सो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर बताइए। काम चोरी मत कीजिए कि अगली बार सर बता देंगे, हम क्वेश्चन रट लेंगे, तो वैसे ना कभी प्रैक्टिस नहीं होगा आपका। कहानी सुनने में अच्छी लगेगी, वीडियो देख लोगे, पर वैसे काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये पहला है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो 6 आपके प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, और ये रहा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। 250 वर्ड्स का है, मतलब 3 to 4 पेजेस में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर 2 रहा एनसीईआरटी का। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे, चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 3 के लिए मिलेंगे, तब तक 2025 खत्म होकर एक नए साल की शुरुआत हो जाएगी 2026 की। पर 2026 में भी देखो, जब साल शुरुआत होती है ना, तो अपना रिजोल्यूशन बनाना चाहिए
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने बनाया था साल की शुरुआत में, वैसा ही एक रिजोल्यूशन पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत में बनाया था, जो आगे जाकर हमारा प्रियम्बल बनता है, भारत के संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो तुम भी एक रिजोल्यूशन लो कि अगले साल 2026 में और मन लगाकर पढ़ाई करोगे, तो सिविल सर्वेंट बनने का जो ये सपना है ना, जरूर पूरा होगा। अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, टीचर्स का, अपने बिलीव्ड्स का, सबका सपना पूरा करोगे। ठीक है, बस ये सिंसियरिटी अगले साल और ज्यादा दिखानी है 2026 में। ओके, एंड सो ऑब्वियसली सिंस अगले साल हम मिलेंगे, तो सबको एडवांस में न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सारे सपने पूरे होंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।